प्यारे विद्यार्थियों, आपके YouTube चैनल प्यासी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको कक्षा 11वीं विषय जीव विज्ञान के अंतर्गत अध्याय 8 कोशिका जीवन की इकाई के अंतर्गत मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर आपको बताने जाऊंगी, जिनमें से कुछ ये लॉन्ग आंसर है, लॉन्ग क्वेश्चन है और कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। तो सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट आंसर की तरफ ले चलती हूँ। क्वेश्चन क्या है? कोशिका क्या है? तो कोशिका जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहलाती है। कोशिका जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहलाती है। सभी जीवधारियों का शरीर बहुत से छोटे छोटे कोष्ठों का बना होता है। इन कोष्ठों को हम क्या कहते हैं? सेल या कोशिका कहते हैं। कोशिका का आविष्कार किसने किया था? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में की थी। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? टोटीपिटेंसी किसे कहते हैं? तो टोटीपिटेंसी एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा एक कोशिका एकल पादप कोशिका से संपूर्ण पादप विकसित किया जा सकता है। यह क्रिया ऊतक संवर्धन के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो मैं आपको सरल शब्दों में समझाती हूँ। तो टोटीपिटेंसी एक ऐसी क्रिया होती है जो ऊतक संवर्धन के लिए महत्वपूर्ण होती है। इसमें क्या होता है कि पौधे की एकल कोशिका, एकल अर्थात एक कोशिका से संपूर्ण पादप का विकास किया जाता है। ऐसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? टोटीपिटेंसी कहते हैं। तीसरा प्रश्न हम देख लेते हैं, गुणसूत्र बिंदु या सेंट्रोमियर क्या है? तो गुणसूत्र बिंदु क्या है ये देखते हैं। तो सेंट्रोमियर गुणसूत्र का हिस्सा है जो गुणसूत्र को दो भुजाओं में बांटता है। इसके द्वारा गुणसूत्रों को पहचानने में सहायता मिलती है। तो देखिए गुणसूत्र ये है, गुणसूत्र का ये जो बीच वाला हिस्सा क्या है? वो सेंट्रोमियर है। गुणसूत्र का ये जो बीच वाला हिस्सा क्या है? सेंट्रोमियर। ये क्या कर रहा है? गुणसूत्र को दो भुजाओं में बांटने का कार्य कर रहा है। साफ साफ सीधे शब्दों में कहें कि सेंट्रोमियर वह है जो गुणसूत्र को दो हिस्सों में बांटने का कार्य करता है। अगला प्रश्न हमारा है कि कोशिका भित्ति क्या है? इसके कार्य का वर्णन कीजिए। कोशिका भित्ति सभी पादप कोशिकाओं में कोशिका के चारों ओर निर्जीव पदार्थों की एक परत होती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। पादप कोशिका के चारों ओर निर्जीव पदार्थ की परत पाई जाती है। इस परत को क्या कहेंगे हम? कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति सेल वॉल केवल पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती है। ये याद रखने योग्य बात है कि कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, अर्थात जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। अब इसके कार्य हम देख लेते हैं। कार्य है, पहला कार्य क्या है? यह कोशिका को निश्चित आकृति प्रदान करता है, कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करता है। दूसरा है प्रोटोप्लाज्म की रक्षा करना। अब हम संरचना देखेंगे। तो संरचना में कुछ नहीं है, जो चित्र में दर्शाया गया है बस हमें उसी का वर्णन कर देना है संरचना में। तो पहला है मध्य पटलिका। ये जो बीच का हिस्सा दिख रहा है मध्य पटलिका है। यह विभिन्न कोशिकाओं को जोड़े रखने का कार्य करती है। ये जितनी भी कोशिकाएं होती हैं उनको जोड़े रखने का कार्य कौन करता है? मध्य पटल अर्थात मध्य पटलिका। अब मध्य पटलिका बनी किसकी होती है? तो मध्य पटलिका मुख्य रूप से पैक्टिन की बनी होती है। बी प्राथमिक कोशिका भित्ति। ये देखिए, ये जो प्राथमिक कोशिका भित्ति ये है, ये वाली, ये क्या है? प्राथमिक कोशिका भित्ति। इसके बारे में हम देख लेंगे। प्राथमिक कोशिका भित्ति यह सेल्यूलोज की बनी होती है, मध्य पटलिका के दोनों ओर होती है। यह मुलायम, लचीली एवं पतली होती है। अब तीसरा है द्वितीयक कोशिका भित्ति। यह सेल्यूलोज व लिग्निन की बनी होती है। अब पांचवा क्वेश्चन क्या है हमारा? जीव द्रव्य कुंचन से आप क्या समझते हैं? तो नाम से ही परिभाषा हमें समझ में आ रही है, जीव द्रव्य कुंचन, यानी जीव द्रव्य का निकलना और कोशिका का कुंचन यानी सुकड़ जाना जीव द्रव्य कुंचन कहलाता है। कैसे? देखिए आगे देखते हैं। जब पादप कोशिका में परासरण द्वारा पानी की हानि होती है, यह जीव द्रव्य की हानि होती है, तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ
संकुचित हो जाते हैं यानी सिकुड़ जाते हैं। इस घटना को हम क्या कहते हैं? जीवद्रव्य कुंचन कहते हैं। एक बार और पढ़ के बता देती हूँ। जब पादप कोशिका में पराशरण द्वारा पानी की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं। इस घटना को जीवद्रव्य कुंचन कहते हैं। छठवां क्वेश्चन है हमारा, प्लाज्मिड क्या है? जीवाणु में उसकी भूमिका लिखिए। कुछ जीवाणु जैसे इकोलाई में गुणसूत्र में कुछ अतिरिक्त आनुवंशिकीय पदार्थ पाए जाते हैं जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। प्लाज्मिड मुख्य गुणसूत्र डीएनए से अलग भी रह सकता है। भूमिका इसकी देख लेते हैं तो भूमिका क्या है? प्लाज्मिड डीएनए असाधारण परिस्थितियों में जीव को लाभ पहुंचा सकता है। अब हमारा सातवां क्वेश्चन क्या है? अंतःपराशरण एवं बाह्यपराशरण को परिभाषित करें। तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि अंतःपराशरण क्या हो सकता है? कोशिका में जल का अंदर आना या जल का प्रवेश करना अंतःपराशरण होगा, और कोशिका से जल का निकलना या बहिर्गमन क्या होगा? बाह्यपराशरण होगा। अब हम पढ़ के देख लेते हैं। अंतःपराशरण पराशरण क्रिया द्वारा जीवित कोशिकाओं या ऊतकों में जल प्रवेश अंतःपराशरण कहलाता है। और बाह्यपराशरण क्या होगा? बाह्यपराशरण पराशरण क्रिया द्वारा कोशिकाओं या ऊतकों से जल का निकास बाह्यपराशरण कहलाता है। तो विद्यार्थियों, मैंने आपको इस वीडियो में अध्याय 8 के अंतर्गत सभी शॉर्ट आंसर बताए हैं। आगे लॉन्ग आंसर भी बताने का प्रयास करूंगी। विद्यार्थियों, ये सभी आंसर जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अतः इन्हें आप बहुत ध्यान से पढ़ें। अगर आपको इस अध्याय के लॉन्ग आंसर भी चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके बताएं। विद्यार्थियों, ये मेरा पहला प्रयास है। यदि आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।